कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे डॉक्टर निवीश सहरा के साथ। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा और डॉक्टर अनुज भारद्वाज इस पैनल में हमारे साथ होंगे। साथ में हमारे साथ ही रहेंगे लोकेन। लोकेन, ऑन टू यू। हेलो। स्वस्थ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 खास मेहमान इस बार हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार मध्य प्रदेश की चिकित्सा में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर निवेश जी हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं सिनर्जी क्लिनिक भोपाल में। आपका स्वागत है सर। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी हैं, एमडी हैं होम्योपैथी क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न क्लिनिक के। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुज भारद्वाज जी हैं, डायरेक्टर हैं भारद्वाज डेंटल क्लिनिक इंदौर के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर निवेश जी, शुरुआत आपसे करूँ। पिछले 7 सालों से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और पेट की समस्या एक बड़ी आम समस्या है लोगों के बीच। कैसे इस समस्या को आप दूर कर रहे हैं? आपका जो संस्थान है कैसे लोगों तक अपनी सहायताएं पहुंचा रहा है? पेट एवं लीवर रोग मतलब क्योंकि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब जो पहले फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे समय के साथ ये देखने मिल रहा है कि ऑफिस वर्क सिटिंग जॉब ज़्यादा हो गया है। फिर फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती जा रही, तो नॉर्मली ये गैस्ट्रो रिलेटेड डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही हैं। जिसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन अपने को देखने को मिल रहा है आजकल यहाँ पे, जो फैटी लीवर जिसका सुनने में आता होगा। फैटी लीवर बेसिकली लीवर के ऊपर चर्बी का जमना होता है और उससे रिलेटेड फैटी लीवर डिसीज़ जो नैश होता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जो कि अब धीरे धीरे लीडिंग कॉज ऑफ सिरोसिस भी बन रहा है। मतलब लीवर फेल होने का एक बढ़ता हुआ जो देखने मिल रहा है। उसके अलावा लोगों को जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा एसिडिटी बनना या कॉन्स्टिपेशन होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। और बेसिकली कोविड टाइम पे क्योंकि काफ़ी सारी लोगों की कुछ लोगों ने अपनी सारी हैबिट्स को सुधारा था, फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी मतलब सिंसियरली फॉलो करी थी, एक्सरसाइज वगैरह, तो उन लोगों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। बाकी कई ऐसे थे कि जो फ़र्क दूसरे से उससे भी बड़ा था, फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी और ये सब इश्यूज़ उन लोगों में ज़्यादा देखने मिले थे। तो पिछले 5-7 साल से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब बढ़ता हुआ ट्रेंड, धीरे धीरे पेशेंट्स जो हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फैटी लीवर और इन सब के ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, होम्योपैथी जब हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास जो इंग्लिश एक तरीका है, अंग्रेज़ों का तरीका है वो है, उसमें होम्योपैथी अब किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रही है और किस तरीके से लोगों का विश्वास जीत रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी इन होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि होम्योपैथी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, दोस्तों होम्योपैथी का जन्म हुए करीब 200 से 250 साल हो चुका है। लेकिन चूंकि होम्योपैथी का जो जन्म हुआ था वो क्लासिकल होम्योपैथी के तौर पे हुआ था और वो वर्ल्ड वाइड जो अभी तक जाना जाता है वो जर्मनी से जो इम्पोर्टेड होम्योपैथी है हम उसको मानते हैं, जिसे हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जान रहे हैं। अब चूंकि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, समय के साथ कई डॉक्टर्स ने इसमें रिसर्च करने की कोशिश की और उन्होंने अपना अपना कहीं ना कहीं योगदान भी दिया। आज वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं तो चूंकि आज 10 अप्रैल पे हम बात कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है, तो होम्योपैथी में जिस तरीके से सभी डॉक्टर्स ने अपना अपना योगदान दिया, हमने उस कंसेप्ट को चेंज किया। हमने ये सोचा कि होम्योपैथी को कोई ना कहीं कुछ उस लेवल पे लाया जाए
कि जो क्रिटिकल केस हैं, सर्जिकल केस हैं, आखिरी स्टेज के जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के, जो कोमेटॉस पेशेंट के जो केस होते हैं, या ऑटोइम्यून बीमारियों के केस हैं जिस पे कह सकते हैं कि बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर हो जाता है और जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियों पर या जीवन भर चलने वाली बीमारियों पर रिसर्च किया जाए। और दोस्तों, जब भी कोई रिसर्च होता है तो डेटा जनरेट होना बहुत जरूरी होता है। तो चूंकि होम्योपैथी में जो पहले का जो डेटा जनरेशन का जो प्रोसेस था बहुत स्लो था, या एक तरीके से बहुत ही कम लेवल पे हम उसको देखने में आता था, जिसके कारण उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता था। तो जो नए डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि WHO को अगर हमें कोई चीज़ सबमिट करना है तो डेटा देना पड़ेगा। इसलिए होम्योपैथी में इन्वेंशन हमने किया मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से, जिसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट, एविडेंस बेस्ड सिस्टम। चूंकि हम एविडेंस के हिसाब से कोई भी 300 प्रकार की बीमारियों पे 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा अगर हम किसी संस्थान को देते हैं, WHO को देते हैं, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी का प्रोग्रेस होता है और होम्योपैथी की जो वैलिडिटी है वो लोगों में एक्सेप्टेंस में आ पाती है। तो ये हमारा प्रयास है कि होम्योपैथी को हम आगे बढ़ाएं और एविडेंस बेस्ड सिस्टम के साथ आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुज, ओरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, दांतों की सेहत की बात करते हैं, तो उस पर लोग शायद उतना ध्यान नहीं देते थे। उसमें कितना बदलाव आया है कोविड के बाद और क्या स्थितियां बदली, और आपका जो संस्थान है कैसे लोगों की सेहत में अच्छा कर रहा है और लोगों को ओरल हेल्थ के बारे में और ज़्यादा जागरूक कर रहा है? तो मैं न्यूज़ नेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस तरीके का एक प्रोग्राम रखा जिसमें हम सब मेडिकल फील्ड के लोग इस चीज़ के बारे में हम अपने लोगों को बता सकें। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि कोविड के बाद से क्या फ़र्क पड़ा है और हम क्या प्रोवाइड करा पा रहे हैं। कोविड में सबसे पहले हमने क्या सबसे अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ सीखी। अच्छी चीज़ ये सीखी कि हम बिना किसी से मिले भी हम काम कर सकते हैं। तो सब लोग फ़ोन्स पे लग गए, सब लोग टैब पे लग गए। तो जब फ़ोन पे लगे और टैब पे लगे, सब लोगों को अपना चेहरा दिखने लगा। जैसे ही चेहरा दिखा, उनको दांत दिखने लगे। फिर उनको समझ में आया कि हाँ, हमारे दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे माननीय दोस्त हैं यहाँ पे और कोलीग्स हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस पे हैं। अब पेट रोग हो गया, कोई सा भी रोग हो गया, आप कुछ भी खाते हैं आपके मुख से ही जाता है। तो दिस बिकेम अ मेजर रीज़न फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हम मुख के डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमने सेल्फीज़ ली, हमने वीडियो कॉलिंग की, हमें पता लगा अरे हमारे दांत में ये परेशानी आ रही है। फिर हमें समझ में आया कि हम जो भी खा रहे हैं उसको हम पीस नहीं पा रहे क्योंकि हमारे दांत ही नहीं है। अब आपके दूसरे भाग में आते हैं इस प्रश्न के, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ सब लोग अग्री करेंगे कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ट्रीटमेंट करता है। मेरे हिसाब से उससे भी अच्छा डॉक्टर वो होता है जो उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो हमारा ये मेन मकसद है कि हम हर पेशेंट का चेकअप करें और उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर 6 महीने में उसका चेकअप करके बताएं कि आपके दांत की कंडीशन है क्या। आप सिर्फ डेंटल का मतलब ये नहीं होता है दांत, उसमें आपके मसूड़े होते हैं, उसमें आपकी टंग होती है, उसमें आपका तालू होता है। तो कोई भी कैंसर होता है सबसे पहले हम ही डायग्नोस कर सकते हैं। तो पूरे मेडिकल का बेस डेंटल से ही शुरू होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर निविश, जिस तरीके से खान पान हमारा हो रहा है और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है, इससे हमारा पेट कितना ज़्यादा हम उसको डैमेज कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा समस्या आ रही हैं, और अगर हम खान पान बेहतर कर दें तो उससे कितनी सारी परेशानियों से बच सकते हैं, और आप लोग कैसे लोगों को जागरूक करते हैं? खान पान सॉरी, जो जंक फूड और फास्ट फूड आजकल ज़्यादा चलन में आ गया है। डेफिनेटली मतलब कई जगह ये देखने मिलता है कि पास्ता, पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब से बच्चे जो हो गए हैं स्पेशली, और ऑनलाइन जोमेटो स्विगी हो गया, वो काफ़ी इजी हो गया अवेलेबिलिटी। तो वंस इन अ वाइल सारी चीज़ें अलाउड होती है, कुछ भी मतलब जंक फूड फास्ट फूड ले सकते हैं, बट इसको रेगुलर हैबिट्स में ना आए। उसके अलावा जो फास्ट फूड ये रेगुलर अपना जो हेल्दी बैलेंस डाइट होती है, फाइबर्स जो होता है वो खाने में ध्यान देना चाहिए कि एडिक्वेट हुए, हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। फैट बैलेंस डाइट बेसिकली फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली बैलेंस डाइट को पहले समझना पड़ता है कि बैलेंस डाइट होती क्या है। तो देयर हैज़ टू बी फैट इन इट, देयर हैज़ टू बी प्रोटीन एंड देयर हैज़ टू बी कार्बोहाइड्रेट। बट एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट और फैट दे कैन मतलब वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी,
जो कि काफ़ी मतलब इन्हें नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है कि लोग काम में बिजी हो जाते हैं एंड दे फाइंड एक्सक्यूजेस कि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, अब तब से जिम चालू करेंगे, तब से घूमना। ज़रूरी नहीं है कि जिम जाना या कुछ बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज करना या बहुत ज़्यादा उसके लिए समय देना। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट भी अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन अगर अपने लिए दे रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों से अपन ये बच सकते हैं इनमें, डाइजेस्टिव इश्यूज, फैटी लीवर, ओबेसिटी, और स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या ओबेसिटी की, दे हैव टू बी स्पेशली मीन्स टेक केयर ऑफ दमसेल्फ कि मतलब उनको जिनको मोटापा है, शुगर है, उन लोगों को स्पेशली ध्यान देना है, या फैमिली हिस्ट्री है फैटी लीवर या लिवर सिरोसिस की, नैश की, तो इन लोगों को खासकर ध्यान देना है और रेगुलरली अपना चेकअप करवाना है LFTs के द्वारा। LFT इज़ अ वेरी मतलब बहुत सिंपल जांच है। LFT अपने आजकल वैसे रूटीनली काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और पीपल कम विद हेल्थ चेकअप्स, साल में एक बार लोग अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे हम लोग उनको डायग्नोस कर पा रहे हैं और ट्रीट, दे आर वेरी मच ट्रीटेबल।